हाँ, तो मैंने आपको पहले कहा था कि एक विधानसभा का एक ऐसा सेशन लेके आऊँगा जो आपकी पूरी ABCD, जो 16वीं विधानसभा अपनी अभी गठित हुई है, उसका A to Z आपने जहाँ कहीं से भी वो छोटा मोटा 5-10 मिनट का वीडियो देख के राजी हुए होंगे, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पूरी नस नस अपन चेक करने वाले हैं अपने 16वीं विधानसभा की, उसकी पूरी ABCD पढ़ेंगे, पूरा कंटेंट पूरा बिल्कुल करंट जीके तैयार हो जाएगा आपका यहाँ से डेफिनेटली। ठीक है, 1949 से लेके आज तक की सभी विधानसभाओं का पूरा इतिहास मतलब अपन जानेंगे, जो बेसिकली इस 16वीं विधानसभा से लिंक करता है। आचार संहिता कब लगती है, कब लगी, कौन लगाता है, वो सब पढ़ेंगे। क्यों नहीं हुए पूरी सीटों पर राजस्थान में चुनाव 16वीं विधानसभा में, जनरल SC ST इनको कितनी कितनी सीटें रिजर्व हैं, कौन बंटवारा करता है, कहां पर लिखा हुआ है, कितनी महिलाएं इस बार जीत कर आई, किस पार्टी से कितनी आई, निर्दलीय कितनी थी, मुख्यमंत्री कौन, उप मुख्यमंत्री बने तो अभी क्यों बनाए गए हैं, पहले कौन, आज तक कौन कौन रह चुके हैं, क्या ये पद संवैधानिक है, राजनीतिक है उप मुख्यमंत्री की पोस्ट, क्या उप मुख्यमंत्री पद का जो विवाद भी चला था डिप्टी CM का कि इनकी जो मतलब जो अभी इनको शपथ दिलाई थी वो शपथ संवैधानिक है राजनीतिक, बात करेंगे। किस किस पार्टी से कितने कितने उम्मीदवार जीत के आए, कितनी पार्टियां ऐसी है जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कितनी ऐसी पार्टियां हैं, राजनीतिक का मतलब जो मतलब एक तो होती है क्षेत्रीय पार्टी, एक होती है नेशनल राष्ट्रीय पार्टी, समझ पा रहे हो ना, कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियों ने इस बार 16वीं विधानसभा में पार्टिसिपेट किया, कितनी नेशनल पार्टियां ऐसी थी, राष्ट्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां ऐसी थी जो कि अपना मतलब विधानसभा में कैंडिडेट भेज पाई, कितनी ऐसी पार्टियां भी थी जिसका खाता भी नहीं खुला। सारी बातें अपन जानना बिल्कुल देखेंगे, इसके अंदर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ और हर चीज लिखना, आज का सेशन को पूरा नोट करना है कि विधानसभा का चुनाव का संचालन जो है वो करता कौन है। तो अपने भारत का निर्वाचन आयोग जो है विधानसभा के चुनाव का संचालन करता है, नो डाउट। लेकिन आप फिर सोचेंगे साहब कि राज्य में भी तो निर्वाचन आयोग होता है, बिल्कुल सही है, राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है। ठीक है, लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग हैं ये विधानसभा के चुनाव का संचालन नहीं करता। ये जो हमारे नीचे लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, जो नीचे हमारे लोकल बॉडीज का मतलब हो गया जो हमारे लोकल लेवल पर, जैसे कि ये सरपंचों के पार्षद मान लो सिटी में, मेयर हो गए, प्रधान हो गए, इनके जो है पंचायत समिति सदस्य हो गए, इनके जो है चुनाव करवाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे अपन। तो राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा के चुनाव का संचालन नहीं करता है, वो यहाँ के जो लोकल चुनाव होते हैं उनको करवाता है। क्षेत्रीय चुनाव का संचालन जो है क्षेत्रीय स्वशासन, ठीक है, क्षेत्रीय स्वशासन के जो चुनाव होते हैं उनका संचालन जो ये करता है। लेकिन अभी जो विधानसभा 16वीं विधानसभा हुई उसमें चुनाव का संचालन हमारे भारत के निर्वाचन आयोग ने किया, वही करता है भारत का निर्वाचन आयोग। ओके, आगे मैं एक बात करूंगा, एक्चुअली भारत का निर्वाचन आयोग भी हमारे इलेक्शन करवाता है, बात ठीक है, लेकिन कैसे कैसे करवाता है, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या हमारी चीज़ें संविधान के अंदर ये लिखी हुई है, क्या उल्लेखित है, क्या बिल्कुल है। हमारे पार्लियामेंट ने, हमारी संसद ने 2 बिल पास किए थे 1950 में और 1951 में, ध्यान से समझना। 1950 है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। जनप्रतिनिधि तो भाई MLA जो होता है वो जनप्रतिनिधि होता है, जो जनता की बात सुनने वाला। तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950, ठीक है, और एक था जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951, ठीक है ना, दोनों में गौर करना। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 का काम होता है कि कितनी कितनी सीटें एक स्टेट के अंदर होनी चाहिए विधानसभा की, कहाँ कहाँ जरूरत है, 10 लाख की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो सीटें बढ़ाने की, वगैरह वगैरह जो भी। तो ये सीटों का आवंटन का जो काम करता है वो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 का काम है। ये सिर्फ सीटों का आवंटन करेगा, ठीक है। और फिर बात आती है कि चुनाव का संचालन कौन करेगा। भाई चुनाव की देखरेख कौन करेगा, कहां पर घपलेबाजी हो रही है, वगैरह वगैरह, पूरी निगरानी रखेगा। चुनाव का संचालन जो करेगा वो करेगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ठीक है, ये चुनाव का संचालन करेगा। और राजस्थान की जो 16वीं विधानसभा थी उसका भी इसी एक्ट के तहत ही
जो है चुनाव का संचालन किया गया। इस अधिनियम की ही शक्ति है वो, ठीक है। तो ध्यान रखें कितनी एसटी की सीटें होंगी, कितने एससी की सीटें होंगी, ओबीसी जनरल कितनी सीटें होगी, या फिर पूरे स्टेट में कितनी सीटें होगी। सीटों का आवंटन का काम करने का काम है जनप्रतिनिधि 1950 इसका, और 1951 वाले अधिनियम का है कि इसका संचालन करने का। राजस्थान विधानसभा, वीएस का मतलब विधानसभा है, विधानसभा में भी इसने अधिसूचना जारी की थी 9 अक्टूबर 2023 को। पूरी बात समझना, 9 अक्टूबर 2023 को जैसे अधिसूचना जारी की कि भाई अब राजस्थान में इलेक्शन होंगे, विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, उसी दिन हमारे यहां आचार संहिता लग गई। बस इसी के नीचे लिखना है ना, एरो बनाते हुए चलना, बस वही लिखा है मैंने, आचार संहिता लागू। कब? 9 अक्टूबर 2023 को। समझ में आ गई? तो ध्यान रखें 9 अक्टूबर 2023 को जैसे ही अधिसूचना जारी की, तुरंत राजस्थान में आचार संहिता लग गई। आचार संहिता का मतलब आप समझ में आ गई, कौन लगाता है? तो आचार संहिता लगाता है हमारा अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत जो है आचार संहिता लगती है। कब लगी? 9 अक्टूबर 2023 को राजस्थान की 16 विधानसभा के लिए आचार संहिता लगी। सारे करंट के क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर जैसे ही आचार संहिता लगी, आचार संहिता लगने का मतलब ये होता है कि अब कोई गवर्नमेंट वर्क नहीं होगा, ठीक है। अब आचार संहिता लग चुकी है, कोई भी वैकेंसियां वगैरह बहुत रेयर है, अब कुछ भी मतलब पॉसिबल नहीं होता आचार संहिता के बाद में गवर्नमेंट काम होना। उसके बाद में आपको पता है इन्होंने कहा कि अब चुनाव कंडक्ट करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। तो नॉमिनेशन डेट, नॉमिनेशन नोटिफिकेशन जारी किया, सॉरी पहले नोटिफिकेशन जारी किया। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछे जाएंगे एग्जामों में। नोटिफिकेशन डेट 16 विधानसभा की, मतलब कि अब इस तारीख को चुनाव नोटिफिकेशन जारी करते हैं ना अपन कोई वैकेंसी का भी, तो नोटिफिकेशन डेट थी 30 अक्टूबर 2023 मंडे सोमवार को, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डेटा है। तो 30 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन डेट जारी की कि साहब अब अपन को जो है चुनाव करने, आज से ही नॉमिनेशन भर सकते हो। तो ध्यान रखना नोटिफिकेशन डेट और नॉमिनेशन डेट भी दोनों सेम ही है, उसी दिन से नॉमिनेशन स्टार्ट। मतलब जो बंदा खड़ा होना चाहता है वो अपना नॉमिनेशन मतलब कि स्टार्ट है, आज से फॉर्म भरना शुरू कर सकता है। तो नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया 30 अक्टूबर 2023 को मंडे से, नॉमिनेशन भी भर दो साहब। नॉमिनेशन की लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, कोई भी एमएलए के चुनाव के लिए जो अपना नॉमिनेशन भरना चाहता है, लास्ट डेट है 6 नवंबर, यानी कि 30 के बाद में 6 तारीख तक, ठीक है ना। 7-8 दिन का, 6-7 दिन का टाइम दिया पूरा ही, तो 7-8 दिन मान लीजिए। 6 नवंबर 2023 मंडे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, 7 दिन का टाइम हो गया, ठीक है। मतलब लास्ट डेट है, नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे 30 अक्टूबर से और लास्ट डेट रहेगी 6 नवंबर। बस ये आपकी नॉमिनेशन का काम हो गया। इसके बाद में किसी का भी नॉमिनेशन नहीं लिया जाएगा, कोई भी एमएलए के चुनाव फिर नहीं लड़ सकता, ठीक है। फिर लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ बंदे क्या होते हैं, निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, फिर ये पार्टी वाले मनाते हैं उनको कि देख समझ रहे ऐसा वैसा जो भी, या फिर कुछ अपनी मर्जी से भी किसी अन्य पार्टी को मतलब कि हेल्प हाँ कर देता है कि ठीक है हम जो है इनके साथ है, मैं मेरा नॉमिनेशन वापस लेता हूं। अगर वो अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहें तो उसकी डेट थी 9 नवंबर 2023 को, मतलब कि 2-3 दिन का टाइम था, 7 तक ले सकता है, 8 तक ले सकता है, 9 तक, यानी कि आपका थर्सडे हो गया क्या, तो थर्सडे तक मतलब वो ले सकता है 7, 8, 9, ठीक है। मंगल बुध हाँ गुरुवार तक वो ले सकता है, लास्ट 9 तारीख तक थी। फिर डेट ऑफ पोल का मतलब है मतदान का दिन। 25 नवंबर को इलेक्शन का दिन रखा गया कि 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, ये मतदान का दिन है वोटिंग का, ठीक है। सैटरडे था। फिर उसके कितने दिन, 7-8 दिन बाद में वोट काउंटिंग होगी साहब, 3 दिसंबर को रिजल्ट आया। तो 3 दिसंबर को परिणाम घोषित या वोटों की गणना हुई, गिनती हुई। 3 दिसंबर को जिस दिन संडे था, अपने आराम से घर बैठे बैठे आराम से पूरा डिटेल देखी थी अपन ने। तो ये चीजें सारे के सारे एक से बड़े एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके आएगा। आचार संहिता कब लगी बताओ? 9 अक्टूबर को, ठीक है। वोट चुनाव कब हुए? 25 नवंबर को। रिजल्ट परिणाम कब आया? वो आया 3 दिसंबर को, ठीक है ना। लास्ट डेट विड्रॉल की, मतदान की इस बार कितनी रखी गई? 9 नवंबर।
और 6 नवंबर लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की। 30 अक्टूबर को नॉमिनेशन के फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, नोटिफिकेशन में 30 को दिया था। ठीक है, तो ये सब डेट बहुत जरूरी है, वार तो भले ही मत याद करना, लेकिन डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने कुछ एक बात लिखी है, आपने भी सुना होगा। मैं कुछ बातें क्या है कि पहले से लिख के रखता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वरना मैं आपके सामने लिखूंगा तो यही सेशन आपके कम से कम 2.5-3 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी राजस्थान के चुनाव हुए 16 विधानसभा के अंदर, आपको पता है राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीट है। ठीक है, 200 एमएलए खड़े हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन एक श्री गंगानगर की जो कर्णपुर सीट है, वहां से आपको पता है कांग्रेस प्रत्याशी, उनकी मतलब क्या नाम, नॉमिनेशन भरने के बाद में डेथ हो गई थी, इसलिए वहां से फिर कोई इलेक्शन चुनाव नहीं हुआ। और वो अपने 5 जनवरी को अब चुनाव वापस है, वो उपचुनाव होंगे, वो 5 जनवरी को होंगे। आगे लिखवा दूंगा सब कुछ, वो सब बातें लिखी हुई है। तो 199 सीटों पर अभी हमारे चुनाव हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। एक्चुअल में इसके लिए मैंने थोड़ा सा फिर कंटेंट आपको कनेक्टिविटी करवाई है। अनुच्छेद 170 ये कहता है कि 170 में विधानसभा की संरचना या गठन, मतलब फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर ऑफ विधानसभा, स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन ऑफ विधानसभा आर्टिकल 170 के तहत है। वो ये कहता है कि किसी भी स्टेट की जो विधानसभा है उसमें मिनिमम सदस्य कम से कम 60 होने चाहिए। 60 से कम अगर किसी विधानसभा में है तो फिर विधानसभा में चुनाव हो ही नहीं सकते, वो विधानसभा है ही नहीं। तो 60 से कम नहीं होने चाहिए। हालांकि राजस्थान में तो 200 है, लेकिन 500 से ज्यादा भी नहीं हो सकते। ये फिक्स हमारे संविधान में किया हुआ है। ठीक है ना। आर्टिकल 170 ये कहता है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो न्यूनतम, मिनिमम का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूनतम तो हो सकती है 60 और अधिकतम जो हो सकती है वो हो सकती है 500। ये आपको पता होनी चाहिए। लगे हाथ यही बता देता हूं। हालांकि राजस्थान के अंदर 200 है, 200 विधानसभा सीट है। अब ये बात भी वापस आपको लिखनी है कि 200 विधानसभा सीट अभी जो हैं ये कब से हैं, तो ध्यान रखें हमारी जो पहली विधानसभा थी, पहली विधानसभा के अंदर तो 160 ही थे। ध्यान रखना 160 सीट थी। लेकिन जो ये 200 सीट हुई ये 1977 से 1977 से जो 6 विधानसभा, 6वीं विधानसभा जो है, तब से हमारे 1900 टाइम पर तो 1977 और विधानसभा संख्या 6ठी, विधानसभा संख्या कौन सी है, 6ठी या 6वीं, 6 जो विधानसभा थी 1977 में जो बनी, तब से हमारे जो संख्या वो 200 हो गई है। हालांकि 1 2 3 4 5 तक तो घटत बढ़ती रही थी। पहले विधानसभा केंद्र में बात करूं तो 160 सीट थी, 1977 में इसको बढ़ा के जो है 200 कर दिया गया। ये भी आपको लिखना है। और तब से लेके आज तक हमारे विधानसभा संख्या 200 ही है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की जो विधानसभा सीट है, सदस्य संख्या 200, ये कब से है, तो 1977 से है। फिर आएगा 200 जो संख्या हुई वो किस विधानसभा से लेके हुई, तो 6ठी से। ठीक है। अभी कौन सी है, 16वीं विधानसभा, अभी 16वीं विधानसभा है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। अब थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं कि जो हमारी 16वीं विधानसभा है उसमें चुनाव हुए 199 सीट पर, एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। वो सीट थी श्री गंगानगर की कर्णपुर वाली सीट। उस कर्णपुर सीट में आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ध्यान रखना कांग्रेस का पूरा नाम है इंडियन नेशनल, ठीक है, कांग्रेस। शॉर्ट में अपन इसको कांग्रेस बोल देते हैं, कांग्रेस बोल देते हैं। ये आईएनसी के, मैं जहां पर भी आईएनसी लिखूं ध्यान रखें आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार थे गुरमीत सिंह कुन्नर। ठीक है। गुरमीत सिंह कुन्नर की नामांकन भरने के बाद शब्दों पर जाना, तभी मैंने कहा ना एमयू क्लासेस की क्या खास बात है। यही तो खास बात है कि हर चीज बड़ी ऑथेंटिक। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी मैं कहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, आएगा तो तहलका मचा देगा, वो वाली चीज है। इसलिए देर आया लेकिन आया शानदार है। बस आप तो इसीलिए मैं कहता हूं नोट्स बनाना है तो प्रॉपर पहले मुझे उस पर सेशन रखने दी, उसके बाद बनाना। तो श्री गंगानगरी कर्णपुर सीट से आईएनसी उम्मीदवार थे गुरमीत सिंह कुन्नर। उनकी नामांकन भरने के बाद में मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहां पर चुनाव नहीं हो पाए और 199 सीट पर चुनाव हुए। अब इसी सीट पर
श्री गंगानगर की कर्णपुर सीट उपचुनाव है। अब जब उस टाइम नहीं हो पाते उसके बाद में चुनाव करवाए जाते हैं, तो अब यहां पर उपचुनाव बोलते हैं उसको, उपचुनाव होंगे 5 जनवरी 2024 को। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में आपको एक लाइन छोड़ देना, कौन जीता, ठीक है, क्योंकि ये हालांकि वैसे पूरी 200 सीट आपको याद नहीं करनी है कौन कौन जीता, लेकिन ऐसे जो उपचुनाव होते हैं ना, तो फिर वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप भर लेना, कौन जीता, इसमें किसके कौन विजयी हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं कि जो पहली बात ये आता है कि उपचुनाव कहां, राजस्थान उपचुनाव कहां हुए, 16 विधानसभा में, तो साहब कर्णपुर सीट पर हुए। कर्णपुर सीट में कौन सी पार्टी के उम्मीदवार की डेथ हो गई थी, तो कांग्रेस पार्टी आईएनसी के उम्मीदवार थे गुरमीत सिंह, ठीक है ना, गुरमीत सिंह सॉरी। फिर पूछेंगे कि अगर जब उपचुनाव कब हुए, तो 5 जनवरी को हुए। उपचुनाव होने के बाद में जीत किसकी हुई, तो कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी की पार्टी, जो भी उस कैंडिडेट था उसका लिख देना। समझ में आ गया ना। तो ये चीजें अपन लिखेंगे, कौन जीता, किस पार्टी का था, ये 2 बातें लिख देंगे, जो मैं आपको जब जीत होगी तो मैं उसको पेस्ट कर कभी भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, मैसेज डाल दूंगा, तो आप उसमें अपने इसमें नोट कर लेना, ठीक है, ओके। फिर मैं बात करता हूं राजस्थान की विधानसभा की। तो राजस्थान वैसे टोटल सीट 200 है, 200 है, लेकिन 16 विधानसभा के अंदर 199 सीट पर ही इलेक्शन हुए थे। आपको अभी तो पहले बता दी बात, हाँ बात सही है, लेकिन सभी के सभी निर्वाचित, मैंने एक लाइन लिखी यहां पर कि सभी के सभी 199 के 99 निर्वाचित हुए। आप कहेंगे ये क्या हुआ, ये हुआ कि पहले एक अनुच्छेद हुआ करता था 333, है ना, 33 थे, 331 था, मैंने शायद लिखा भी आगे 333 है, ठीक है, 333। ये अनुच्छेद ये कहता था कि जो मैंने जो लिख दिया बोल देता हूं कि जो हमारे एंग्लो इंडियन है एक सदस्य, इसमें एक सदस्य एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, लेकिन 104वां, ध्यान से 104वां संविधान संशोधन 2019, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019, इसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया। और अब जो एक मेंबर अपन एंग्लो इंडियन से चुनते थे, मनोनीत करते थे, मनोनीत, इसका चुनाव नहीं होता था, इसको मनोनीत करता हमारा राज्यपाल महोदय। मनोनीत का मतलब है जैसे कि अपने राज्यसभा के अंदर भी तो चुनते हैं ना अपन कैंडिडेट, जो स्पोर्ट्स फील्ड से हो सकता है, चाहे समाज से भी हो सकता है, वो किसी भी फील्ड से हो सकता है जो अच्छा काम कर रहा हो, ठीक है, तो वो उनका चुनाव नहीं होता, उनको ऐसे ही जो राष्ट्रपति वहां पर विधानसभा में चुन देते हैं, सॉरी राज्यसभा में चुन देते हैं ना, हमारे यहाँ विधानसभा में राज्यपाल महोदय उनको मनोनीत कर देते हैं, किसी का नाम बोलते हैं, उसका डायरेक्ट पर वो सीधे वहां के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन इसको अब समाप्त कर दिया 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2019 में, अब ये नहीं सुन सकते इसलिए, वरना पहले क्या कहते थे, ये कहते अभी अपन निर्वाचित प्लस मनोनीत, एक भी अगर मनोनीत है तो सभी निर्वाचित नहीं कहे जा सकते थे, लेकिन अब वो 3-3-3 हट गया, इसलिए सभी के सभी निर्वाचित। ये थोड़ी लेवल की बात थी सिविल सर्विसेज वाली, जो, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी से प्रिपरेशन एक ऐसी रटना नहीं है, शानदार हो, किसको समाप्त कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये सभी के सभी निर्वाचित है, हाँ बिल्कुल निर्वाचित है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा अगर इसमें अनुच्छेद 333 जिंदा होता तो फिर एक सीट उस एंग्लो इंडियन की होती, लेकिन वो अभी समाप्त हो गया। अच्छा, 333 को कब समाप्त किया गया, 2019 में, किस संविधान संशोधन के तहत, 104वें संविधान संशोधन के तहत। ये सारी बातें वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात आई, कुछ बातें मैंने आपको पहले ही कही थी कि हमारी विधानसभा में 200 सीट है, वो चलो वो एक सीट है उसके पहले मत देखना, पहले अपन 200 सीटों की बात होती है, तो इलेक्शन नहीं हो पाए, बात अलग है। 200 सीट में अपन जनरल SC ST ऐसे कैटेगराइज करते हैं, ध्यान रखना, इनको आरक्षण है, मतलब इनको रिजर्वेशन है, जहां पर रिजर्वेशन सीट होती है, जहां की रिजर्व सीट होती है, वहां पर वही बंदा खड़ा हो सकता है, दूसरा किसी खड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा जो अनुच्छेद है 132, पूरी बात को समझना, हमारा जो अनुच्छेद 132 है, वो हमारा अनुच्छेद 132 ये कहता है कि विधानसभा में ST या SC इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होगी, मतलब SC या ST को विधानसभा में भी आरक्षण देता है, हाँ अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं सब जगह देगा, कहां पर ज्यादा जनसंख्या इनकी रहती है, निवास करती है, वहां पर वो सीट रिजर्व हो जाती है कि कह दिया साहब की इस बार की फलानी विधानसभा की सीट, वहां पर सिर्फ SC का ही बंदा खड़ा होगा या ST का ही बंदा खड़ा होगा, ये कह देंगे SC या ST का बंदा खड़ा होगा,
बाकी कोई जनरल ओबीसी का बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता। समझ में आ गई? तो फिर वो टिकट उसी को मिलेगी, वही उम्मीदवार खड़े, क्योंकि उनके लिए वो सीट रिजर्व है। ठीक है, ये हमारा 132 कहता है। ध्यान रखना है, रटना नहीं है, चीजें कनेक्टिविटी करानी है। करंट भी तैयार प्लस विधानसभा भी तैयार। तो अनुच्छेद 132 हमारे SC/ST को विधानसभा में आरक्षण देता है, जो उनकी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुपात में होता है। 16वीं विधानसभा की मैं अगर बात कर लूं तो कितनी कितनी सीट थी आपको पता है? टोटल 200 सीट थी। 200 सीट में से वो 199 देखना, वो तो चुनाव नहीं, वो बात अलग है। 200 में से जब इनकी नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाए तब 34 सीट SC के लिए रिजर्व करी गई, 25 सीट ST के लिए रिजर्व करी गई और 141 सीट जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो गई, बाकी जो बची उनकी। कुल मिला के 200 सीट कंप्लीट हो गई है। 34, 25, 141, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि 16वीं विधानसभा के अंदर SC की सीटें कितनी थी? 16वीं विधानसभा के अंदर SC का मतलब है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जनजाति। अच्छा, हिंदी में जानते तो ना भाई आप, अनुसूचित जाति, ठीक है, और ये है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति ये हो गया सामान्य, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान, जनजाति है, टी का मतलब ट्राइब, जनजाति। तो इनके लिए कौन अनुसूचित जनजाति के कितनी सीटें रिजर्व थी? 25। अनुसूचित जाति के लिए 34 और जनरल 141 सीटें थी। ये जरूर ध्यान रखना 16 विधानसभा। फिर ये भी आ सकता है कि सीटें रिजर्व करने का हमारे संविधान में कहां पर उल्लेख है, कहां मेंशन है? तो आर्टिकल 132 अनुच्छेद 132 में सीटें SC और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को विधानसभा आरक्षण देने की बात जो है वो हमारे संविधान के 132 अनुच्छेद के अंदर बात मेंशन है। ठीक है ना? ओके, आगे देखो। अब थोड़ी बातें और करते हैं कि 16वीं विधानसभा के अंदर किस पार्टी का कितना टॉप 3 में कौन कौन रही। बीजेपी को जो कुल मत मिले, कितने टोटल जो परसेंट वोट पड़े ना, टोटल वोट जो पड़े उनका 41.69% बीजेपी को मिला। हालांकि सीटें 115 है, वोट परसेंट कमी है। कांग्रेस 39.53, आप अंदाजा लगा सकते हो, मेरे हिसाब से लगभग 2-1% का ही फर्क है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जहां पर भी हारी है बहुत मामूली अंतर से हारी है, तभी तो वोट तो काफी मिल गए, परसेंट का 2 का ही फर्क है। सीटें 69 ही आई है, 69 सीट आई है, अब उनकी 115 सीट आ गई, तो मतलब वो कुछ मामूली अंतर से जीत गए। या फिर कांग्रेस की कहीं के जीत भी काफी अच्छी जीत हुई है। तो कुल मिला कहने का मतलब यह है कि 39.53% इनको वोट मिले कुल वोटों का, और 41.69% वोट मिले बीजेपी को। और तीसरी पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ठीक है, ये भी पार्टी ने, हालांकि कैंडिडेट इनका एक ही जीत के आया है, ठीक है, जो इनके फाउंडर है हनुमान बेनीवाल जी, वो संस्थापक है, उनका कैंडिडेट एक ही जीत का है, लेकिन वोट शेयर इनका भी तगड़ा है, 2.39% वोट है कैंडिडेट इनका, क्योंकि इसका मतलब यह है कि इन्होंने भी काफी सीटों पर, ये सेकंड पोजीशन पर भी रहे और थर्ड पोजीशन पर भी रहे, तो इसका मतलब कि वोट परसेंट इनका भी काफी है। तो ये 3 पार्टियां मेजर आपको याद करनी है, परसेंटेज इनके भी 1 to 3 में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब समझते हो कांग्रेस, और वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ये इनकी फुल फॉर्म क्या रही। अब लगे हाथ 2-3 फैक्ट में और लिख देता हूं यहां पर, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 199 सीट में से 20 महिला विधानसभा पहुंची है भाई, 20 महिला विधानसभा पहुंची इस बार। ठीक है ना, ये भी जरूरी है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि 16वीं विधानसभा में कुल मिला के कितनी महिलाएं विधानसभा पहुंची, तो 20 महिला विधानसभा में पहुंची, जिसमें से 9 बीजेपी की महिला है, 9 कांग्रेस की है और 2 निर्दलीय हैं। ठीक है ना, ये 2 निर्दलीय मतलब बिना पार्टी, जैसे बाड़मेर से प्रियंका चौधरी जी थे और एक और है, तो कुल मिला के ये 9 बीजेपी, 9 कांग्रेस और 2 निर्दलीय। फिर पूछेंगे एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी जीत तो हमारे डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी की सबसे बड़ी जीत हुई, जो कहां से खड़े हुए थे, जयपुर में एक जगह पड़ती है विद्याधर नगर, ठीक है, वहां पर ये खड़े हुए थे और 71,368 वोटों से विजयी रहे डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, महारानी दिया कुमारी जी। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी जीत उनकी रही और वो आज हमारे उप मुख्यमंत्री भी है, डिप्टी सीएम भी है। सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल, ये
कोटपुतली, ठीक है ना, कोटपुतली से ये खड़े हुए थे, कोटपुतली से। हालांकि दिया कुमारी जी के बारे में तो मैं आगे बताऊंगा आपको। हंसराज पटेल 321 वोटों से, सबसे छोटी मामूली सी जीत है, लेकिन जीत तो एक वोट की भी जीत होती है। तो सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल कोटपुतली से, और सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी 71,368 वोटों से, ठीक है। दोनों ही बीजेपी के कैंडिडेट है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है, लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं भाई, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, बिल्कुल कहते हैं ना कि नया चेहरा, पता भी नहीं कहां से अचानक से हमारे सीएम बन गए, है ना। तो लेकिन बहुत अच्छे इंसान, सीएम मुख्यमंत्री हमारे श्री भजन लाल शर्मा, ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। वैसे ही ये भरतपुर के भरतपुर के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने क्या हुआ कि चुनाव लड़ा सांगानेर जयपुर से। सांगानेर जयपुर से एमएलए बने, पहली बार एमएलए बने हैं। सांगानेर वाली सीट सांगानेर जयपुर में पड़ता है, वहां सांगानेर जयपुर से एमएलए बने पहली बार। सीएम की शपथ ली 15 दिसंबर 2023 को, आप सबको पता ही है। जयपुर में एक रामनिवास गार्डन है, वो वहां पर अल्बर्ट हॉल है, कभी आप घूमने आए होंगे, बिल्कुल। तो अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास गार्डन जयपुर में इन्होंने सीएम की शपथ ली, और ये संख्या में 14वें सीएम बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधानसभा 16वीं, पूरी बातें समझना, यहां पर बहुत गजब के फैक्ट लिखाने वाला हूं। विधानसभा तो 16वीं, आज तक कुल मिला के गहलोत साहब 25वें मुख्यमंत्री थे, 25वें, लाइन वाइज नंबर वाइज से, तो क्रम संख्या में तो 25वें, तो ये हो जाते हैं 26वें। लेकिन वैसे आदमियों के हिसाब से, भाई गहलोत साहब भी तो तीसरी बार थे ना, तो तीनों बार थोड़ी गिने जाएंगे, आदमियों के हिसाब से ये 14वें, ये भी ध्यान रखना, 14वें सीएम। संख्या के हिसाब से 26वें सीएम, लिखाऊंगा भी आगे, संख्या के हिसाब से 26वें सीएम अभी लिख रखा है, सब चिंता नहीं करें। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मुझे सुनना है बस, तो ध्यान रखें। शपथ कब ली, वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 दिसंबर 2023 को। कहां से विधानसभा जीत के आए, सांगानेर जयपुर से पहली बार विधानसभा जीत के आए भजन लाल शर्मा, राजस्थान सीएम। अब मैं एक बार पूरी लिस्ट लिख दी है, आज तक, तभी तो लिखा था 1949 से लेके इतिहास पूरा, तो ये शायद आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा, एक बार चेक करो। श्री हीरालाल शास्त्री, श्री CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास, इनको आपने देखा भी होगा कि इसको अपने हाईलाइट किया है, मतलब कि इसको थोड़ा अंडरलाइन किया है, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो अंडरलाइन मतलब स्टार बनाया है, इसका मतलब ये है कि श्री हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास, ये तीनों जो हैं ये पहले मनोनीत है तीनों के तीनों सीएम। ध्यान रखना, इनके चुनाव नहीं हुए थे ये तीनों, ये 1949 से लेकर 51 तक रहे, ये 51 से 51 तक मतलब थोड़े 2-3 महीने के लिए रहे, फिर 51 से 52 तक रहे। ये तीनों के तीनों 1.5-2 साल में इनका काम कंप्लीट है, 5-5 साल कोई भी नहीं रहा, क्योंकि तीनों ही मनोनीत थे, निर्वाचित नहीं थे। ध्यान रखें, चुनाव नहीं हुए, चुनाव हुए टीकाराम पालीवाल साहब के, ठीक है। तो ये नंबर 4 बने वैसे तो, लेकिन वैसे पहले सीएम निर्वाचित, तो ध्यान रखें। हालांकि मैंने ये चीज लिखवा रखी, लेकिन फिर लिख लेंगे अपन कि ये निर्वाचित है, मतलब इनके लिए चुनाव हुए थे टीकाराम पालीवाल के। 3 मार्च 1952 से लेके 31/10/1952 तक ही रह पाए, आपको पता है ना। फिर जयनारायण व्यास यहां पर चुनाव हार गए थे, खुद की एमएलए सीट हार गए थे, फिर वापस किशनगढ़ से आपको पता है कि चालबाजी करी और फिर से सीट खाली करवाई और वहां पर खड़े होकर जीते, सरकार गिराई पालीवाल साहब की और खुद मुख्यमंत्री बन गए और टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, पता है ना, वो बातें मैंने आपको बता रखी है। तो ये फिर जयनारायण व्यास जो 1952 से 54 तक रहे, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना। गहलोत साहब रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए इनका, तो ये 1954 से लेके 1967 तक राजस्थान के सीएम रहे। फिर श्री बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, श्री जगन्नाथ पहाड़ी, आगे सबका टाइम पीरियड लिखा हुआ है। बरकतुल्ला खां रहे थे 73 से 73 तक, हरिदेव जोशी 73 से 77 तक, भैरव सिंह शेखावत 77 से 80 तक, जगन्नाथ पहाड़िया फिर बने 80 से 81 तक, शिवचरण माथुर 81 से 85 तक, हीरालाल देवपुरा, छोटा सा टाइम पीरियड, सबसे कम कार्यकाल लिखवाया था मैंने आपको,
लिखते जाना भाई सब कुछ बातें। सबसे कम कार्यकाल, सबसे छोटा टेन्योर मात्र 16 दिन का है ना, कि 23 फरवरी से 10 मार्च देख लो, 15-16 दिन का इनका 16 डेज का कार्यकाल रहा। फिर हरिदेव जोशी वापस बने 85 से 88, फिर शिवचरण माथुर बने 88 से 89, हरिदेव जोशी वापस बने 89 से 90। बस ये टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा रहा है। वापस भैरव सिंह शेखावत 90 से 92 रहे। मतलब यहाँ पर लगभग 5 साल की सरकारें, सुकाड़िया साहब के टाइम में तो फिर भी थोड़ी बहुत चली थी, बाकी यहाँ पर नहीं। अब आए हमारे अशोक गहलोत साहब, ठीक है। और भैरव सिंह शेखावत अच्छा वापस यहाँ पर, हाँ, लेकिन भैरव सिंह शेखावत पूरे 5 साल फिर रह गए भाई, ये रहे 93 से 98 तक भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम रहे। फिर कांग्रेस से अशोक गहलोत 98 से 2003 तक रहे। वसुंधरा राजे फिर 3 से 8 तक रही। फिर गहलोत 8 से 13 तक रहे। फिर वसुंधरा 13 से 18 तक रही। और अशोक गहलोत जो हैं, वापस जो समझना आप इस बात को कि वो लगातार नहीं है, मैंने यहाँ पर चीज़ लिख दी है, एक बार आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जो अशोक गहलोत हैं ये अपने रहे हैं, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वापस से, ध्यान से समझना। अशोक गहलोत जो रहे 5 दिसंबर, ठीक है, 5 दिसंबर 2023 तक रहे। और फिर 26वें सीएम बन गए श्री भजनलाल शर्मा, ठीक है। 26 में कौन रहे? भजनलाल शर्मा जी रहे। और ये 15 दिसंबर से कंटिन्यू, ठीक है, 2023 से लेके लगातार कर लेना, ठीक है ना। तो ये है सीएम की पूरी लिस्ट। तो अब आप समझ तो गए होंगे कि अगर क्रमक संख्या से अपन देखें तब तो 26वें नंबर के सीएम है। 26 में 25 में गहलोत थे, 26 में हो गए अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो। बाकी आदमियों के हिसाब से देखें तो देखो, हीरालाल शास्त्री 1, वेंकटाचारी 2, उज्जैनारायण व्यास 3, टीकाराम पालीवाल 4 और मोहनलाल सुखाड़िया 5, ठीक है। बाकी देखो व्यास एक बार बन चुके, नंबरिंग में आदमियों के हिसाब से देख रहा हूं, ठीक है। फिर बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा। रिपीट नहीं होना चाहिए भाई कोई, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। हरिदेव जोशी आ चुके, माथुर भी आ चुके, हरिदेव जोशी भी आ चुके, भैरव सिंह शेखावत साहब भी आ चुके, फिर गहलोत और वसुंधरा राजे। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। वापस गहलोत तो ये 14वें बन गए उस हिसाब से, ठीक है। तो कुल मिला के 13, तो ये, तो उस हिसाब से तो 14वें सीएम है भजनलाल शर्मा, ठीक है। और वैसे एक्चुअल में ये नंबरिंग के हिसाब से 26वें, आदमी कर्म संख्या के हिसाब 26वें और आदमियों के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से 14वें सीएम भजनलाल जी शर्मा, वो अपन ने बात कर ली, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आराम से लिस्ट को आप नोट कर सकते हो। और अब मैं बात करता हूं उप मुख्यमंत्री की, डिप्टी सीएम की। 2 हमारे उप मुख्यमंत्री रहे, ठीक है इस बार दिया कुमारी जी, जो विद्याधर नगर जयपुर से एमएलए बनी, अभी हैं प्रेजेंट में। और 2013 में हालांकि सवाई माधोपुर से एमएलए बने थे, वहां से एमएलए रही। फिर 2019 में, 19 से लेके अभी तक राजसमंद से ये एमपी की सीट पर जीते लोग, राजसमंद उदयपुर, वहां से लोकसभा सीट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, ठीक है, एमपी रहे। हालांकि अब वहां से इस्तीफा दे दिया इन्होंने, थोड़ा सा टाइम पीरियड का बच गया 2-4 महीने, क्योंकि वापस एमपी की चुनाव राजस्थान में आ रहे हैं, आपको पता ही है। तो दिया कुमारी जी का ये परिचय मैंने आपको पूरा बता दिया है। सबसे बड़ी जीत भी इन्हीं के नाम है, 71,368 सीट वोटों वाली। विद्याधर नगर जयपुर से अभी फिलहाल प्रेजेंट में यहां से एमएलए, अभी विद्याधर नगर जयपुर से, ठीक है, सीताराम अग्रवाल को हराया था 71,000 वोटों से। 2013 में सवाई माधोपुर से एमएलए रही है, वो अपन बात कर ली, एमपी भी रह चुकी है। और अभी हमारे डिप्टी सीएम है राजस्थान की, ठीक है। हमारे अभी इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, ये प्रेमचंद जी बैरवा साहब है, ये दूदू, ये भी जयपुर के पास में ही पड़ती है, हालांकि दूदू जिला बन चुका है अलग से। तो दूदू से ये एमएलए है अभी प्रेजेंट में, और 2013 में भी दूदू से एमएलए ये रहे थे। और फिलहाल हमारे ये डिप्टी सीएम है, दोनों जने, ठीक है, प्रेमचंद बैरवा जी और दिया कुमारी जी। समझ में आ गई? तो 2 मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री सॉरी डिप्टी सीएम। मैंने अभी आपको मुख्यमंत्री की पूरी लिस्ट बताई, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं डिप्टी सीएम की बनाऊं, बिल्कुल बताऊं। ये तो ये रो, आज तक हमारे 5 उप मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके, ऐसी बात नहीं है कि ये अभी पहली बार हुए हैं, ये भी हैं, लेकिन पहले भी हमारे 5 डिप्टी सीएम रह चुके हैं, ठीक है। तो देखो इधर मैंने नाम लिखे डिप्टी सीएम के। पहले टीकाराम पालीवाल, जो अपन ने पहले अभी बात भी की थी टीकाराम पालीवाल साहब की, जिनको जगन्नाथ व्यास ने हरा के अपने वापस बने थे, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया था। तो 1952 से लेकर 54 तक 2 वर्ष 13 दिन तक ये रहे
कांग्रेस पार्टी से ये थे। फिर दूसरे जो डिप्टी सीएम बने हरिशंकर भाबड़ा, ये लाइन वाइज याद रखना है ना। हरिशंकर भाबड़ा 1993 से 98, 4 वर्ष 11 माह 28 दिन ये भारतीय जनता पार्टी से थे। तीसरे बनवारीलाल बेरुआ 2002 से 2003, 1 वर्ष 6 माह 17 दिन कांग्रेस पार्टी से थे। और श्री कमला बेनीवाल ये पहली महिला मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ठीक है, ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ठीक है, डिप्टी सीएम बोल दो चाहे उप मुख्यमंत्री बोल दो, कमला बेनीवाल, ठीक है। और ये रहे 2003 तक 10 माह है। और ये भी ध्यान रखना सबसे छोटा कार्यकाल, दोनों ही बातें, पहली महिला उप मुख्यमंत्री और सबसे छोटा कार्यकाल उप मुख्यमंत्री में, सबसे छोटा कार्यकाल, ठीक है, किसमें, डिप्टी सीएम में। ये भी ध्यान रखना, सीएम में तो वो देवपुरा जी है 16 दिन वाले, वो मुख्यमंत्री तो वो 16 दिन के लिए रहे। डिप्टी सीएम में श्री कमला बेनीवाल ये सबसे शॉर्ट टाइम के लिए, सबसे कम कार्यकाल में रहे अभी तक। अब क्या पता ये डिप्टी सीएम अभी जो दोनों बने वो कितने दिन तक रहते हैं। हाल फिलहाल जो है सबसे छोटा कार्यकाल कमला बेनीवाल का है, पहली महिला उप मुख्यमंत्री, 10 माह 24 दिन का, और कांग्रेस पार्टी से आते हैं। फिर सचिन पायलट बने, आपको पता है अभी गहलोत साहब के, हालांकि बीच में इनको हटा दिया गया, लेकिन ये रहे 2018 से 2020 तक, 1 वर्ष 6 माह 19 दिन के लिए, ये भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए अभी हाल फिलहाल है, कुल मिला के 7 हमारे उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। ये सारी बातें लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको पता ही है 16वीं विधानसभा के अंदर जो है हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो है वासुदेव देवनानी है। कल आपने विधानसभा में इनको सुना भी होगा, सभी ने सर्वसम्मति से इनको विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया है। और हमारे राज्यपाल फिलहाल जो कलराज मिश्री है, ठीक है, राज्यपाल का मतलब हो जाएगा गवर्नर, ठीक है ना। तो गवर्नर जिन्होंने इनको शपथ भी दिलाई, तो वो आपको पता ही है, राज्यपाल महोदय ने इनको शपथ दिलाई थी, तो ये भी कलराज मिश्र हमारे यहाँ के राज्यपाल है। ये भी छोटा सा फैक्ट लिख लेना। बाकी बात आती है चुनाव निर्वाचन में राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक दल, ये पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक बात बताओ कि चुनाव जो भी होते हैं उनमें सबसे अहम भूमिका इनकी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की। होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। राजनीतिक दल होते हैं वही चुनाव करवाते हैं, वो अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं और फिर जो जीतता है वो हो जाता है। तो राजनीतिक दलों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ राजनीतिक दल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 16वीं विधानसभा में हमारे राजनीतिक दल का परिचय, मेरी आदत है मैं बिल्कुल ऐसे किताबी खेड़ नहीं बनाना चाहता, पूरी तह तक जाना चाहता हूं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अपन ने पहले पढ़ा था जब क्लास 10th में आप पढ़ते होंगे, उस टाइम पर भी आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक चैप्टर है, लास्ट का शायद 5वां 6वां चैप्टर है, उसमें है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। और ये चीजें थोड़ी सी बदल गई कि पहले 7 राष्ट्रीय दल थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल दलों के भी 2 प्रकार है, पूरी बात सुनना। एक तो राष्ट्रीय दल, एक क्षेत्रीय दल। एक तो नेशनल पार्टी, एक जो अपना लोकल लेवल पर जैसे स्टेट पार्टी बोल सकते हैं, मतलब राज्य तक ही सीमित होती है, ठीक है। मतलब इसका ये होता है कि अगर उससे 4 सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत जाते हैं। देखो अभी जैसे मैं एक बात बताऊं, अभी राजस्थान के अंदर एक नई पार्टी आई है, पिछली बार थी आरएलपी, नई पार्टी थी, 3 कैंडिडेट थे। इस बार आरएलपी के साथ में भारतीय आदिवासी पार्टी एक नई पार्टी आई है, 24 बंदूक खड़ा किया, 3 बंदे जीते उनके, 3 एमएलए विधानसभा पहुंचे, बिल्कुल भारतीय आदिवासी पार्टी, बहुत न्यू पार्टी है, फिर भी 3 बंदे 3 कैंडिडेट उनके जीते हैं। तो मतलब वो अभी क्या है, हालांकि वो एक ऐसा दल है जो ना तो ये है ना ही ये है, क्योंकि अभी उसको मान्यता नहीं मिली है, वो तो बिल्कुल नया है इस बार। लेकिन आरएलपी को पिछली बार 3 सीटें आ गई थी, इसलिए उनको मान्यता मिल गई। तो लेकिन आरएलपी सिर्फ क्षेत्रीय दल है, क्योंकि उनके जो हैं एमपी, राजस्थान से 4 एमपी अगर जीत के जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तब वो राष्ट्रीय दल बनता है, ठीक है ना। खैर वो बातें आगे और अपन ले लेंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। ये कौन कौन से? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में बोल देते हैं अपन कांग्रेस, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोल देते हैं? कांग्रेस। ये बात समझ आ गई? तो एक तो कांग्रेस, एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, एक बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी। समझ पा रहे हो ना? हाथी चुनाव चिन्ह वाली, सबको पता होगा, मायावती वाली बहुजन समाजवादी पार्टी ये है,
फिर एक है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी, ठीक है, सीपीआईएम, और एक आम आदमी पार्टी झाड़ू चुनाव चिन्ह वाली, और एक है नेशनल, ये नेशनल पीपल पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी है। तो ये कुल मिला के एनपीपी 6 पार्टियां हैं जो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां, राष्ट्रीय दल वाली पार्टियां हैं। और बाकी क्षेत्रीय दल तो होते रहते हैं, मैंने अभी आपको 3-4 नाम तो बता दिए, और आगे और बता दूंगा। वो तो हर जगह रीजनल होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी पार्टियां होती है, वो हर स्टेट में होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं कुछ बातें और करता हूं। क्वेश्चन जबरदस्त लिखे मैंने 2 सीधे सीधे पूछने वाले, कि राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। ध्यान रखना, आप कहेंगे राष्ट्रीय दल 6 थे ना, 6 थे, लेकिन सिर्फ 5 ने ही भाग लिया। एनपीपी ने राजस्थान की विधानसभा में 16वीं विधानसभा में अपना एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा, ठीक है। तो ध्यान रखें, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी ने भाग नहीं लिया राजस्थान की 16वीं विधानसभा में, या राजस्थान की 16वीं विधानसभा के आम चुनाव में 5 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। 5 कौन से? अभी मैंने 6 नाम लिखवाए थे ना, उन 6 में से एनपीपी काट देना, 5 चाहो तो लिख देना, वैसे समझ आप गए होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान की 16वीं विधानसभा, पूरी बात समझना, 16वीं विधानसभा के आम चुनाव में कितने दलों ने राजस्थान की विधानसभा में भाग लिया, ठीक है। कितने दलों ने, दलों का मतलब है कितने राष्ट्रीय दलों ने, राष्ट्रीय दलों ने, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपका आंसर आएगा, सुनो, वो तो 5 आ गया, 5 ने भाग लिया, लेकिन ये फिर अगला क्वेश्चन अलग है कि राजस्थान की 16वीं विधानसभा के आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों के सदस्य राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। तो ध्यान रखें, सिर्फ 3 ही राष्ट्रीय, कुल मिला के 5 पार्टियां थी ना राष्ट्रीय, नेशनल, उनमें से कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन 3 के ही बंदे पहुंचे। आम आदमी पार्टी 0, सीपीआईएम 0, खाता भी नहीं खोल पाए। नेशनल पार्टियां राष्ट्रीय दल होने के बावजूद राजस्थान की 16वीं विधानसभा में इन दोनों पार्टियों का कोई भी बंदा जीता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जबरदस्त क्वेश्चन दोनों, आई थिंक समझ गए होंगे। कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया, तब आएगा 5, फिर पूछेगा उन 5 में से यहां पर ऐसा आ जाएगा कितने राष्ट्रीय दल के बंदे वहां पहुंचे, तो 3, ठीक है। ध्यान रखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीपी ने कोई भाग नहीं लिया था, वो भी अपन को पता चल गया। अब है 16वीं विधानसभा में कितने राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। अभी तक तो अपन ने बात की थी, जो राष्ट्रीय दलों की बात की थी, जो 6 हैं, सिर्फ 6 में से 5 ने पार्टिसिपेट किया, 2 का खाता नहीं खुला, 3 के पहुंच गए। अब अगला क्वेश्चन फिर आएगा कि राजस्थान की 16वीं विधानसभा के जो आम चुनाव 2023 में हुए, उसमें कितने राजनीतिक दलों के बंदे, कितने राजनीतिक दलों के सदस्य या मेंबर अभी वर्तमान में बैठे हैं या फिर हैं। तो आंसर आया बीजेपी, जिसके 115 कैंडिडेट जीत के गए हैं। आईएनसी कांग्रेस, जिसके 69 जीत के गए हैं। बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसके 3 कैंडिडेट जीत के गए हैं। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसका 1 बंदा जीत के गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसके 2 बंदे जीत के गए हैं। आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल, जिनका 1 बंदा जीत के गया है विधानसभा। कुल मिला के 6 पार्टियों के 6 पार्टियां है, हो गए ना, और 8 है निर्दलीय। तो कुल मिला के 199 के हिसाब मैंने आपको पूरा दे दिया। तो राजनीतिक पार्टियां तो है 6 राजनीतिक पार्टियों के बंदे वहां पहुंचे हैं, लेकिन राष्ट्रीय दल का नाम पूछे तो 3। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय दल सिर्फ 1, 2 और आपके ये बीएसपी 3 ही है, बाकी नहीं है। समझ में आ गई ना। अब ये बाकी जो है, ये इनको मान्यता मिली हुई है क्योंकि पिछली बार इनके 3 एमएलए थे, और आरएलडी को भी मान्यता मिली हुई है। लेकिन ये जो आदिवासी पार्टी है, ये पहली बार पार्टी इसी बार खड़ी हुई है, चुनाव मतलब पार्टी बनाई गई है, 3 बंदे जीते हैं, इसलिए मैंने इनके बारे में नोट लिखा है। नोट, भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी, ये ओनली रजिस्टर्ड है, पंजीकृत दल है, क्योंकि इसने पहली बार चुनाव में भाग लिया है।
ना तो ये राष्ट्रीय दल है ना ये क्षेत्रीय दल है, किसी में भी इसको मान्यता अभी नहीं मिली। हाँ अब मिल जाएगी, अब इसको मिल जाएगी, वो बात आगे की है, ठीक है। आपको याद रखना अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में मान्यता जैसे अब मिल जाएगी। जो नेक्स्ट चुनाव जब होंगे तो लिखा जाएगा मान्यता प्राप्त, क्योंकि 3 बंदे इनके जीते हुए हैं। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और अब मैंने एक बहुत गजब का क्वेश्चन फिर लिया है। मैंने कहा था मेरी आदत राजी करने की नहीं है, नस नस चेक करेंगे, पढ़ना है तो नस नस चेक करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पार्टियां यहां पर आई, उन पार्टियों में किस पार्टी ने कितने बंदे खड़े किए, कितने कैंडिडेट जीत के आए, कितनी सीटों पर उन्होंने गठबंधन किया किसी अन्य पार्टी से। जैसे बीजेपी है, बीजेपी ने 199 सीट पर बंदे खड़े किए, कैंडिडेट खड़े किए और 115 सीट उसकी जीती। मतलब किसी से भी कोई गठबंधन नहीं किया, अकेले अपने दम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, गठबंधन नहीं, किसी से भी गठबंधन नहीं किया, ठीक है। लेकिन कांग्रेस आईएनसी, इन्होंने 198 सीट पर अपने दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक सीट आरएलडी से गठबंधन किया था, भरतपुर से बंदा जीत भी गया है ना। तो एक सीट पर आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल, ठीक है, राष्ट्रीय लोक दल, इनसे गठबंधन किया। और अब मतलब गठबंधन का मतलब ये होता है कि ये क्या करते हैं, अपनी सीट का बंदा खड़ा नहीं करते, वहां पर कह देते हैं कि भाई आरएलडी है तो ठीक है, हम आरएलडी को सहयोग करते हैं, हम कांग्रेस का कोई बंदा खड़ा नहीं करेंगे और यहां पर आप आरएलडी से बंदे को खड़ा कर लो। तो एक सीट पर आरएलडी से कांग्रेस ने गठबंधन किया, बाकी 198 पर अकेले लड़ी, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी 184 सीट पर अकेले चुनाव लड़ी, किसी से गठबंधन नहीं किया, मात्र 2 कैंडिडेट इनके जीत के आए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जो है उनसे गठबंधन इन्होंने किया, 126 सीटें पर बंदे खड़े किए, लेकिन जीत के सिर्फ एक ही सीट पाए, एक सीट जीती। आम आदमी पार्टी ने 85 बंदे खड़े किए, 0, खाता नहीं खुला। सीपीआईएम जो मार्क्सवादी है 17 बंदे खड़े किए, 0। जनता जननायक पार्टी नई पार्टी है, 20 बंदे खड़े किए, 0। और भारतीय ट्राइबल पार्टी, इन्होंने 17 बंदे खड़े किए, 0 सीट किया है। ऑल इंडिया मजलिस 10 सीटें खड़े, 10 पर चुनाव टिकटें खड़ी करी, 0। ये सीपीआई वो तो था, देखो ये जो है सीपीआई मार्क्सवादी, और ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो पहले राष्ट्रीय दल हुआ करती थी, अब इसका राष्ट्रीय दल का टैग भी हट गया, राष्ट्रीय दल नहीं है ये सिर्फ क्षेत्रीय दल रह गया। अब इसने भी यहां पर 9 बंदे खड़े करे, सीट आई 0। लोक जनशक्ति पार्टी 9 बंदे खड़े करे, सीट आई 0। समाजवादी पार्टी साइकिल चुनाव यूपी अखिलेश यादव वाली, 5 सीट, 0। भारतीय आदिवासी पार्टी न्यू पार्टी है, हालांकि ये पंजीकृत रजिस्टर्ड अब हो जाएगी, 27 सीट पर बंदे, 27 से 24, 27 पे किए, 27 में से 3 सीट पर इनके जो हैं इनके बंदे जीत के आए। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट था जो मैंने आज के सेशन में आपके सामने प्रस्तुत किया। कैसा लगा जरूर कमेंट करना। हालांकि चिंता नहीं करें, अभी तो मैं और भी बहुत कुछ लेके आने वाला हूं, विधानसभा की बहुत कुछ पढ़ेंगे, फिर लाइव टेस्ट भी लेंगे, और भी चीजें कराऊंगा। अभी तो करंट की जोड़ के बहुत गजब की, पहले कहा था मैंने कि नस नस चेक करेंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कोई और भी जानकारी छूट गई हो या फिर कोई मिस हो गया हो तो जरूर कमेंट कर देना, और क्या क्या आपको हेल्प चाहिए उस अकॉर्डिंग मैं सेशन बना दूंगा। आप जरूर कमेंट करना, कैसा लगा सेशन जरूर बताना, लेकिन याद मेरे साथ के साथ करना। और राजस्थान पॉलिटी की एक अलग रजिस्टर आपको बनाना ही है, उस पर आपको ये सारी बातें नोट करनी है। समय समय पर ऐसे और ज़्यादा परफेक्टली अपन क्लास लेते आएंगे। बस आपको लाइव टेस्ट जो मैंने शेड्यूल पर आपको दिया था कल, उसको आपको जरूर फॉलो करना है, ठीक है। ओके।